हेलो स्टूडेंट्स, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका बिजनेस की 95 प्लस सीरीज में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस का पार्ट सेकंड। ऑलरेडी हम अब तक पार्ट फर्स्ट डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले आप वो देखिए, उसके बाद ये वाला पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था कि इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने की क्या विशेषताएं हैं, मतलब उसमें क्या क्या होता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला टॉपिक कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अगर हम करने जा रहे हैं, दो देशों या दो से ज्यादा देशों में हम बिजनेस कर रहे हैं, तो किस किस टाइप का बिजनेस हो सकता है, किस किस सेक्टर में हम उतर सकते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली आपके लिए 6 पॉइंट्स हैं जिन सेक्टरों को दिखाने के लिए बहुत हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे बिजनेस किस स्तर पे किया जा रहा है। तो चलिए डिस्कस करते हैं अंतरराष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र। सबसे पहला है ट्रेडिंग। देखिए, ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आपको माल बनाना नहीं है, आपको गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं करना है, आपको बना बनाया माल लेना है और वो किसी और को सप्लाई कर देना है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रेडिंग। बेसिकली अगर ओवरऑल बताऊं तो काम दो तरह के होते हैं, एक मैन्युफैक्चरिंग और एक ट्रेडिंग। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब माल को बनाना और फिर बेचना, और एक का काम होता है बना बनाया माल खरीदना और बेचना। तो इंटरनेशनल लेवल पे बहुत बड़ी कंपनियां हैं ऐसी, और बहुत ज्यादा कंपनियां हैं जो बने बनाए माल को लेती हैं और उसको क्या कर देती हैं, किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देती हैं। तो इसको बोलते हैं ट्रेडिंग। तो इस सेक्टर में भी इंटरनेशनल बिजनेस में उतरा जा सकता है। पॉइंट नंबर सेकंड, इंटरनेशनल सर्विसेज आप सेल कर सकते हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और भी कई सारी चीजें हैं जिसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे एक दूसरे को सर्विस देकर भी बिजनेस किया जा रहा है। ठीक है, आज के टाइम में अगर आपने शायद सुना हो तो बिटकॉइन भी लोग क्रिप्टो करेंसी खरीद के भी सेल परचेज कर रहे हैं, जिसके लिए बीच में एजेंट की जरूरत है, तो वो क्या दे रहे हैं, अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे किया जा रहा है। ये क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस है। ठीक है, नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग, माल तैयार करना और विपणन। ये वाला वो बिजनेस है जो कंपनियां खुद ही माल बनाती हैं और बेचती हैं, खुद ही बनाएंगी और क्या करेंगी, सेल करेंगी। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने कंट्री में माल को मैन्युफैक्चर कीजिए, गुड्स को मैन्युफैक्चर कीजिए, उससे ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितनी कंट्री में आप बेचना चाहते हैं उसमें आप बेच सकते हैं। नेक्स्ट, सोर्सिंग एंड मार्केटिंग। देखिए, यहां पर मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग एंड मार्केटिंग के अंदर कि आपको खुद माल बनाना और बेचना है, लेकिन सोर्सिंग एंड फाइनेंसिंग के अंदर, यहां सोर्सिंग एंड मार्केटिंग के अंदर क्या आ रहा है, आप यहां पर खुद माल नहीं बनाएंगे, आप क्या करेंगे, दूसरे देश में प्लांट लगाएंगे। दूसरे देश में क्या लगाएंगे, प्लांट लगाएंगे। आपने सुना होगा इंडिया का, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक योजना बनाई है, मेक इन इंडिया, भारत में बनाओ। तो मेक इन इंडिया का मतलब है कि जो हम विदेशों से खरीदते हैं उन कंपनियों को बोला गया है कि आप विदेश से ना बनाकर भेजिए, आप कहां बनाइए, आके इंडिया में बनाइए आके। चाहे आप ऐसे ही, अब मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था एप्पल के बारे में, तो प्लान चल रहा है कि एप्पल के प्लांट भी कहां लगेंगे, इंडिया में लगेंगे। तो कई सारी कंपनियां हैं जिनके प्लांट कहां लग चुके हैं, इंडिया में लग चुके हैं। वो मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका से करके नहीं बेच रही है, कहां से कर रही है, इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी तो वो किसी विदेश की थी, लेकिन वो काम कहां कर रही है, इंडिया के अंदर रह के कर रही है। तो सोर्सिंग एंड मार्केटिंग, और फिर क्या करती है, यहाँ पे सेल परचेज करती है। नेक्स्ट, ग्लोबल सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन। ग्लोबल सोर्सिंग ऑफ प्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं उत्पादन के लिए ग्लोबल सोर्सिंग। अब इसका मतलब समझिए क्या है, इसका मतलब है कि विदेशों से रॉ मटेरियल आप खरीदो और फिर एक गुड्स बना के सेल करो। एक वैसे ही बताऊं ना, तो इस मामले में वो देश अच्छा है जो कच्चा माल विदेशों से खरीद कर अपने देश में बनाता है और क्या करता है, बेच देता है। इसका एग्जांपल थोड़ा मैं हिस्ट्री में जाना चाहूंगा। इंडिया को गुलाम बना रखा था ब्रिटेन ने, मींस इंग्लैंड ने। तो वो करता क्या था, इंडिया से कच्चा माल बनाकर, खासकर आपने सुना होगा कि जब हम गुलाम थे तो इंग्लैंड के अंदर उद्योग लग रहे थे कपड़े के ज्यादा, और उस कपड़े के उद्योग के लिए हमें चाहिए था नील आपने सभी होगा कि कपड़े पे कलर करने के लिए किया जाता है यूज। तो वो क्या करता था, कच्चा माल यहां से ले जाता था और इंग्लैंड में वहां पर वो बनाता था, और बनाने के बाद दोबारा कहां बेच देता था, इंडिया और अदर कंट्री को बेच देता था। तो इंग्लैंड कच्चा माल खुद प्रोडक्शन नहीं कर रहा था, वो कच्चा माल कहां से मंगा रहा था, इंडिया से, जस्ट बिकॉज वहां से उसे बहुत ही सस्ता या फ्री में पड़ रहा था, क्योंकि उसने इंडिया को गुलाम बना रखा था। सेम लाइक आज के टाइम में कुछ बड़ी कंट्रीज क्या करती हैं, अपने देश में रॉ मटेरियल नहीं खरीदती, रीजन वहां उन्हें महंगा पड़ता है। अपने देश में लेबर नहीं चार्ज करते क्योंकि उन्हें महंगी पड़ती है, तो वो विदेशों से रॉ मटेरियल खरीदते हैं और बनाकर फिर पूरे वर्ल्ड में बेचते हैं। तो ये क्या हो गया, ग्लोबल सोर्सिंग। विदेशों से खरीदो सस्ते दामों पर, आयात करो, इंपोर्ट करो और माल बनाकर फिर क्या कर दो, उन्हें सेल आउट कर दो
एक्सपोर्ट कर दो। नेक्स्ट एंड लास्ट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, विदेशी विनिमय। विदेशी विनिमय का मतलब बता दूं आपको, तो अब एमएनसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अलग अलग देशों में क्या कर रही हैं, निवेश कर रही हैं, अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। जस्ट एग्जांपल के लिए उस देश में जाकर, ठीक, अपने प्लांट लगाती है, उस देश में जाकर इन्वेस्ट कर रही है। जस्ट एग्जांपल के लिए आपको लेना चाहूंगा, अभी हमें घड़ी साबुन लाना होता है तो हम नजदीकी दुकान से लेके आ जाते हैं, लेकिन एक फॉरेन कंपनी है वॉलमार्ट जो चाहती है कि इंडिया में वो अपने स्टोर खोले और लोग शॉपिंग करने आए और एक साथ सामान ले जाएं आके। तो वॉलमार्ट एक विदेशी कंपनी जो इंडिया से सामान खरीदेगी और इंडिया के लोग को ही बेचेगी, लेकिन एक बीच की पार्टी का काम करेगी जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। सेम लाइक इंडिया में मेट्रो आ चुकी है जो कि जापानीज ने लेके आए, ठीक है। अब इंडिया में बुलेट ट्रेन आ रही है जो कि मैन्युफैक्चरिंग भी कौन करेगा, जापानीज कंपनी करेगी, ठीक है। टेक्नोलॉजी किसकी होगी, उसी की होगी। तो ये क्या है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट है। उसमें जो पैसा लगेगा वो भी हमारा नहीं है, वो भी किसका है, एक तरह से जापानीज कंपनीज का है। तो ये क्या है, ये है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं जिसमें एक देश दूसरे देश में जाके इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से फिर क्या होता है, इनकम जनरेट करता है। तो ये कुछ सेक्टर है जहां पर हम, या कह लो जहां पर आज के टाइम में इंटरनेशनल बिजनेस किया जाता है। चलिए अब डिस्कस करेंगे हम अपना अगला टॉपिक, जो कि है कि अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जा रहे हैं तो विदेशी व्यापार, अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते समय हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। तो उसे बोलेंगे कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड। तो देखिए इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जाते हैं। सबसे पहली जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है लैंग्वेज डिफरेंस की। इंडिया में हिंदी बोली जाती है लेकिन अदर कंट्री में हिंदी नहीं बोली जाती है। मैं आपको अभी डिस्कस कर रहा हूं जस्ट, तो मैं इंडिया के एग्जांपल ले रहा हूं, रीजन क्योंकि हम इंडियन है तो हमें हिंदी के लेके ज्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो हम हिंदी बोलते हैं, विदेशी अलग अलग लैंग्वेज में बोलते हैं। अब अगर हमें उनसे बिजनेस करना, उनसे व्यवसाय करना है तो हमें एक दूसरे की लैंग्वेज आना जरूरी है। अब मान लो दो लोगों को एक दूसरे की लैंग्वेज नहीं आती है, अभी सिंपल ले लीजिए, आपसे कोई एक डिफरेंट लैंग्वेज में इंडिया की ही बात करने लग जाए आके, इंडिया की लैंग्वेज, ठीक है, साउथ की लैंग्वेज में मान लो बात कर रहा है, लेकिन साउथ की लैंग्वेज का आपको कुछ आता ही पता नहीं है, ठीक है। और मान लो साउथ इंडियन को आपको हिंदी नहीं आती है, तो कैसे कॉन्ट्रैक्ट होगा, कैसे एग्रीमेंट डिसाइड होगा, कैसे बातचीत होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ऐसे ही होता है इंटरनेशनल लेवल पे कि अगर दो कंट्री के बीच क्या है, अलग अलग वो है लैंग्वेज, तो वहां पर इंटरनेशनल बिजनेस करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, मोर रिस्क। देखिए हमारे को जो अपने देश के अंदर बिजनेस करना है तो हम अपने देश के क्लाइमेट, अपने देश के एरिया के बारे में अच्छे से जानते हैं, लेकिन जब हम विदेशों से बिजनेस करना है तो चलो पेमेंट आ गई, अब हमें पेमेंट के बाद सामान भेजना है। सामान ऐसा तो नहीं है डोरेमोन का डोर है कि भाई एक डोर से दूसरी वो डोर चला जाएगा एनीवे डोर से, नहीं, उसे क्या है समुद्र के जरिए, एरोप्लेन के जरिए भेजा जाएगा। लेकिन जब अगर उसे समुद्र के जरिए भेजेंगे तो भाई समुद्र है, कुछ भी हो सकता है, जहाज डूब सकता है, हो सकता है कोई हमारा जो एनिमी कंट्री है वो उस पर क्या कर दे, अटैक कर दे, या चोर चोरी कर लें, एरोप्लेन क्रैश हो जाए। तो इसमें क्या होता है, रिस्क थोड़ा ज्यादा होता है एज कंपेयर टू डोमेस्टिक ट्रेड के, ठीक है। तो यहां पर क्या है, अधिक जोखिम है। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल, सरकारी नियंत्रण। होता क्या है, अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो क्या करती हैं, अपने देश को भी बचाना चाहती हैं, इंडस्ट्रीज को, अपने देश की इंडस्ट्री को बचाना चाहती हैं, तो वो क्या लगा देती हैं, टैक्सेस लगा देती हैं। अब कोई गवर्नमेंट टैक्सेस ज्यादा लगा देती है, कोई गवर्नमेंट टैक्स कम लगाती है। अब एग्जांपल के लिए इंडिया में कितने सारे टैक्स थे, उसको हटा के अभी जीएसटी लाए, लेकिन जीएसटी भी टू टाइप्स है, एक सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। सी मतलब सेंट्रल लेगा और एस मतलब स्टेट लेगा। चलिए कोई नहीं, अभी और, लेकिन अभी कई सारे टैक्सेस बाकी हैं जो बिल्कुल जीएसटी के अंदर नहीं है। लेकिन आपको बता दूं, एक दुबई ऐसा देश है जहां पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं लगता, वहां पे अगर कोई रूल तोड़ता है तो फाइन लगता है, लेकिन टैक्स कुछ नहीं है। जो चीज यहां पर 1,00,000 रुपए की है वो आपको वहां पर 75 से 80,000 रुपए मिल जाती है। रीजन, इंडिया में टैक्स ज्यादा है, ठीक है। नेक्स्ट, अगला उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस इन लॉस, कानूनों में अंतर। देखिए हर कंट्री के अलग अलग क्या होते हैं, कानून होते हैं, तो उस कानूनों के हिसाब से हमें ज्यादातर पता तो होता नहीं, हमें तो अपने कानूनों का पता है कि यहाँ पे ये कर सकते हो, यहाँ पे ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर विदेशों में जाएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, कानून अलग हो जाएगा। वैसे बिजनेस से हटके बात करता हूं, यहाँ पे ड्राइविंग करने के लिए आपको लेफ्ट साइड पे चलना पड़ता है, अमेरिका में आपको राइट साइड पे चलना पड़ेगा। तो अगर इंडिया वाला वहां पहुंच गया तो ठोक देगा, और वो वाला इंडिया में फिर तो पक्का ठोक देगा। रीजन, यहाँ की सड़कें, ठीक है। तो
डिफरेंस इन लॉस में अंतर पड़ जाता है। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करने जाते हैं तो अलग अलग देशों के अलग अलग कानून पढ़ते हैं, जिसकी वजह से उनको मैं पूरा कंप्लीट करने के बाद ही सेल परचेज कर सकते हैं। आपको पता है गवर्नमेंट कंट्रोल वाले पॉइंट में आपको बताना भूल गया कि अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है, अगर आपको इंपोर्ट करना है उसके लिए मोस्टली लाइसेंस लेना पड़ता है बड़ी बड़ी कंपनियों को। ठीक है, नेक्स्ट कस्टम ड्यूटी, आयात निर्यात पर कर। आपको बता दूं विदेशों से जो चीज मंगाई जाती है वो क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है, जस्ट बिकॉज उस पर क्या लग जाता है, टैक्स लग जाता है। आपकी जानकारी लेके बता दूं कि हम जो पेट्रोल या डीजल खरीदते हैं उसकी जो कीमत होती है वो ज्यादा नहीं है, 20 से 30 रुपए लीटर पड़ती है, लेकिन हमें वो अपने देश में 70 से 80 रुपए का मिलता है, 60 रुपए का मिलता है। ये जो भी फ्लक्चुएशन है, अब ये इतना ज्यादा क्यों महंगा हो जा रहा है? विदेशों से तो सस्ता पड़ा, लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पे क्या लगा देती है, टैक्स लगा देती है। ठीक है, इसलिए वो हमें महंगा पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसे ही विदेशों से आने वाली चीज जानी और आने पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा, तो वो क्या उस पर लग जाएगा, आपका आयात निर्यात कर लग जाएगा, इसे बोलेंगे कस्टम ड्यूटी। तो कई बार अगर मान लीजिए आप किसी विदेशी कंपनी की वेबसाइट से कोई चीज परचेज करते हैं तो इंडिया में जब मंगाएंगे ना तो वो क्या पड़ जाएगा, आपको महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि उस पर लग जाएगा टैक्स। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द फॉरेन ट्रेडर। विदेशी व्यापारियों के बारे में हमारे पास सूचना है। देखिए हमारे देश में जो व्यापारी हैं हमारे स्टेट में, हम उनके बारे में जानकारी रखते हैं और पता लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो विदेशी विदेशों में बैठे हैं उनकी जानकारी उतने अच्छे से पता नहीं लगा सकते जितना हम अपने डोमेस्टिक में लगा सकते हैं, कि उसकी कैपेसिटी है पेमेंट करने की, वो कितना बड़ा बिजनेस करता है, उसकी रेपुटेशन क्या है, उसकी बिजनेस का स्ट्रक्चर क्या है। तो इतनी इंफॉर्मेशन उस बिजनेसमैन के बारे में हमें नहीं होती जितनी कितनी होती है डोमेस्टिक के। तो ये वो कुछ कारण है जिसकी वजह से इंटरनेशनल बिजनेस करने में हमें क्या आती है, कुछ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के पार्ट के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के पॉइंट्स और आगे के टॉपिक्स। तो आज से रिलेटेड आपको कोई भी कमेंट, डाउट या सजेशन हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में फ्रीली लिख सकते हैं और औरों की हेल्प करते रहे ऐसे ही। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।